हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 11 अप्रैल 2021 और स्वागत है आपका द संडे एडिटोरियल में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। क्योंकि लास्ट संडे 4 अप्रैल 2021 को हम किसी टेक्निकल इश्यूज़ के कारण हम संडे एडिटोरियल डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो आज के दिन ही हम उन आर्टिकल्स को भी इंक्लूड कर लेंगे। अब बात यूँ है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए अगर आपने ठान ही लिया है तो 15 मिनट की जगह अगर आधे घंटे का लेक्चर हो भी जाए तो मुझे नहीं लगता कि आप पीछे हटोगे। तो पूरे लेक्चर को ध्यान से देखना। अगर आपको इस पूरे प्रेजेंटेशन की पीडीएफ चाहिए हो तो आप ओनली आईएएस नथिंग एल्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा यूपीएससी या स्टेट पीसीएस से रिलेटेड बहुत सारे रिक्विजिट मटेरियल्स अभी अपलोड हो रहे हैं, उनको आप पा सकते हो इस टेलीग्राम चैनल पे। लास्ट वीक के आर्टिकल में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था इंडियन मॉनसून से रिलेटेड। देखो, अभी तक बहुत सारे फैक्टर्स हमारे पास हैं इंडियन मॉनसून को प्रेडिक्ट करने का, लेकिन यहाँ पर एक नया फैक्टर सामने आया है डिजर्ट का, या फिर हम बोलेंगे डस्ट। जो होते हैं डिजर्ट वाले डस्ट, बहुत बड़े बड़े तूफान टाइप के डस्ट होते हैं, इनका भी रोल अच्छा खासा है। कैसे होता है वो हम समझेंगे इस आर्टिकल के अंदर में। लेकिन केवल इंडियन मॉनसून में ही नहीं, मतलब ये अगर अमेरिका में भी बारिश हो रही है या फिर वहाँ पर भी कुछ ऐसा मौसम है, उन सब के लिए भी कुछ डिजर्टी एरिया जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। ये आज तक कभी फैक्टर में हम कंक्लूड ही नहीं करते थे, हमें पता तो था बट हमें लगता था डिजर्ट तो डिजर्ट है, हर जगह एक ही जैसा बिहेव करता है। लेकिन ये पता चला है कि अलग अलग रीजन में चूंकि डिजर्ट का कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है, इसीलिए ये लोग उस क्लाइमेटिक रीजन को या फिर उस क्लाइमेटिक कंडीशन को बिल्ड करने के लिए अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इंडियन मॉनसून के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इस आर्टिकल के अंदर में हम डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी पूछ सकती है। दूसरा आर्टिकल, यहाँ पर एक आईआईटी कानपुर के कुछ स्टूडेंट्स थे, कुछ रिसर्चर्स थे, जिन्होंने एक टच सेंसिटिव वॉच डेवलप किया है। जो भी विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं उनके लिए समय देखना, आप सबको पता है, बहुत मुश्किल का काम होता है। उन सभी लोगों के लिए एक ऐसी घड़ी बनाई गई है, एक ऐसा वॉच बनाया गया है जो कि टच सेंसिटिव होगा। उसमें कुछ है नहीं, आपको पता है कि बहुत सिंपल सा साइंस लगा है। आपको पता है ये 12, ये 3, ये 6 और ये 9 बजते हैं। बीच बीच में भी हमें पता है कि दो दो सुइयाँ होती हैं जो कि और टाइम को डिनोट करता है। तो मान लो अगर हमें एक समय है, अभी का समय है 8:50 का, और हमें ये पता करना है, तो इसमें होगा क्या, जो भी यहाँ पर ऐसे लाइन मैंने खींचा है वहाँ पर इन्होंने लगा दी हैं मेटल स्ट्रैप्स, जिनको टच करने पर वो वाइब्रेट करता है। अब इससे क्या होगा, वाइब्रेशन भी दो काइंड का है। अगर हम लोग आवर को डिनोट कर रहे हैं तो वाइब्रेशन लंबा होगा, मानो 3 सेकंड का होगा। अगर वाइब्रेशन छोटा है तो मानो वो मिनट का होगा, और इसको सपोज करते हैं 1 सेकंड का होगा। तो अगर हमने इस पूरे डायल पर अपना हाथ फेरा तो 8:50 के लिए यहाँ पर एक लंबा वाइब्रेशन हमें फील होगा, और यहाँ पर हमें एक छोटा वाइब्रेशन फील होगा। तो हम इससे क्लियरली ये समझ पाएंगे कि 8:50 हो रहे हैं। दूसरा ये भी है कि अभी इस वॉच का जो एफिशिएंसी है वो 5 मिनट का डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए होता है। लेकिन कुछ और टेक्नोलॉजी को डेवलप करके ये लोग चाहते हैं कि ये 1 मिनट एक्यूरेसी तक ये पहुंच जाए। यहाँ पर एक और आर्टिकल है डिप्थीरिया से रिलेटेड, इसके बारे में भी हम आज के इस डिस्कशन में इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा आज के आर्टिकल में अगर हम देखें तो कुछ ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जिसमें से ये एक आर्टिकल ये कहता है कि देखो नाम में क्या रखा है। मान लो गुलाब के फूल या फिर गुलाब का नाम हम लोग बदल के नाली रख देते हैं, तो क्या इसकी महक बदल जाएगी? देखो, नाली रखने के बाद भी महक तो नहीं बदलेगी इसकी, उतना ही स्वीट महक होगी उसकी। लेकिन फिर भी नाम उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि इसको क्लासीफाई करते हैं। मान लो कि हम स्पेशीज़ या सब स्पेशीज़ या फाइलम के बेसिस पर क्लासीफाई कर रहे हैं, और तब हमने नाम बदल दिया, तब तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। किसी भी सब स्पेसीज में चला गया, उसका पूरा जीन्स मॉडिफिकेशन जो भी हुआ है सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए नाम का रोल तो है, लेकिन वैसे लोगों के लिए जो लोग टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी तक ये पाया जा रहा था कि इंडस रिवर की डॉल्फिन या फिर गंगा रिवर की डॉल्फिन, ये दोनों एक ही स्पेशीज़ हैं, और ये एक सब स्पेशीज़ जिसका नाम है प्लैटनिस्टा गंगेटिका, नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसी सब स्पेशीज़ में फॉल करती हैं। बट रिसर्चर्स ने ये फाइंड किया है कि नहीं भाई, डीएनए एनालिसिस तो इनके कुछ और ही बताते हैं। डीएनए एनालिसिस से ये पाया गया कि इन दोनों लोगों की स्पेशीज़ अलग अलग हैं। बस इतना ही इस आर्टिकल में बताया गया है। यहाँ पर यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक हमेशा से रहा है गैंजेस रिवर डॉल्फिन, बट स्टिल इंडस रिवर डॉल्फिन पर भी क्वेश्चन बन चुके हैं वैसे तो, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। दोनों पर क्वेश्चन बन चुके हैं, इनका कंजर्वेशन स्टेटस हमें पता होना चाहिए। लेट्स से कि हम गैंजेस रिवर डॉल्फिन की बात कर रहे हैं, तो ये हम इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करते हैं, तो ये उसमें शेड्यूल 1 में काउंट होता है।
साथ ही साथ अगर हम लोग साइट्स मतलब कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज में काउंट करते हैं तो ये एनेक्सचर 1 में आता है। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें कि IUCN रेड लिस्ट की बात करें तो उसमें इंडेंजर्ड स्पीशीज काउंट किए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात आप जरूर से याद रखना। वैसे अगर हम लोग इंडस रिवर डॉल्फिन की बात करें तो वो भी इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आती है IUCN के रेड लिस्ट में। ठीक है, तो बस इतना ही पता करना था आपको। और ये बता हो रहा था कि भाई इनका पॉपुलेशन दिन पर दिन घटता जा रहा है तो रिसर्च करने में बहुत तकलीफ हुई, तो फिर एक जगह से DNA सैंपल्स उठाना और दूसरे जगह के लिए कंपेयर करना वो बहुत मुश्किल हो गया था। और ऐसा भी है कि अब चूंकि साइट्स के एनेक्सचर 1 में है तो आप किसी भी दूसरे कंट्री में किसी का भी DNA सैंपल्स वगैरह भेजते हो ना तो यहाँ साइट से परमिशन लेनी पड़ती है आपको। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बट फिलहाल ऐसा है कि 2 अलग अलग स्पेशीज़ हो सकती हैं, ऐसा इन्होंने बताया है। यहाँ पर एक और आर्टिकल है क्वासार से रिलेटेड। हमने जब स्टार्स के इवोल्यूशन पढ़े थे तो वहाँ पर क्वासार के बारे में भी पढ़ा था। ब्लैक होल के जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी हमने क्वासार का जिक्र किया था। तो हमें पता है कि ये गैलेक्सीज में बहुत ज़्यादा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। सुपर मासिव ब्लैक होल इसके अंदर होता है और इसका मास जो है आप समझ लो जो हमारा सन है उससे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टाइम्स ज़्यादा होता है। इसके चारों तरफ आप यहाँ पर देखोगे तो एक एक्रीशन डिस्क दिखाई देता है, यही है क्वासार। ठीक है, आप हमेशा इसको याद रखना। अभी क्या न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि एक पूरा गुच्छा क्वासार्स का हमें समझ में आया है, देखने को मिला है। तो इससे अभी तक जितने भी क्वासार्स मिले थे लगभग लगभग 25% नंबर्स में इजाफा हो गया है। तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, देखो क्या होता है कि बहुत दूर दराज ये क्वासार्स जब मिलते हैं ना तो हमें अपने इस पूरे यूनिवर्स का एक्सटेंशन पता चलता है। और एक्सटेंशन के साथ साथ क्या ये एक्सपैंड कर रहे हैं या फिर क्या हो रहा है इनके साथ वो सब भी पता चलता है। तो उन सब की स्टडीज़ के लिए ऐसे रिसर्च या फिर ऐसे जो डिस्कवरीज होती हैं वो काफ़ी काम में रहती हैं। इसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है ट्रिलोबाइट के हिसाब से। ट्रिलोबाइट कुछ ऐसा दिखता है। हुआ यूं कि 450 मिलियन साल पुराना ये ओल्ड क्रीचर है। इसके फॉसिल एविडेंसेस मिले कुछ इस प्रकार से, आप देख सकते हो। इसको CT स्कैनर की मदद से, कंप्यूटर टोमोग्राफी की मदद से इसको एकदम एक्चुअल 3D फिगर में कन्वर्ट किया गया और देखा गया कि इसका ब्रीथिंग पैटर्न कैसा है। ये पता लगाने के लिए कि हमारे एंशियंट मेरीन क्रीचर्स जो होते थे वो कैसे ब्रीथ करते थे। इवोल्यूशन की इस पूरे हिस्ट्री में हमने ये देखा कि भाई शुरुआती तौर पर जो पहला लाइफ हमारे इस पूरे अर्थ पर पनपा वो पानी के अंदर था। ठीक है, अब पानी के अंदर जो भी मान लो फिश है, ठीक है, अब इसको बाहर निकलने की इच्छा हुई कि बाहर निकल निकल के उछल उछल के देखती थी ये कि भाई क्या क्या बाहर है, ज़मीन भी दिख रहा है, अच्छा ज़मीन पर भी तो जा सकते हैं लेकिन बाहर के पता चला मर जाएंगे। तो ये जो इसकी इच्छा थी ये धीरे धीरे इसको जेनेटिक मॉडिफिकेशन की तरफ ले गया और ये लोग बन गए एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब जो पानी और ज़मीन पर दोनों पर रह सकते हैं। अब इन लोगों की और इच्छा हुई कि भाई ज़मीन पर तो हम कुछ देर रह पाते हैं, वापस से पानी में जाना पड़ता है, क्यों ना हम केवल और केवल ज़मीन पर ही रहना सीख लें। ज़मीन पर रहना सीखा इन्होंने और ये बन गए धीरे से मैमल्स। मैमल्स बने भी तो 4 पैर वाले जानवर, जिससे कि दूर तक की चीज़ें नहीं देख पाते थे। दूर तक की चीज़ों को देखने के लिए इनको 2 पैरों के ऊपर खड़ा होना पड़ता था, उचकना पड़ता था। तो यहाँ से फिर आपको ह्यूमन इवोल्यूशन में भी देखा होगा कि पहले हम बंदर थे, फिर धीरे धीरे हम 2 पैरों पे चलने लगे, फिर हम पहले झुके हुए थे, फिर धीरे धीरे हम लोग हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, है ना। तो इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है, हम 2 पैरों पे और दूर तक चलने लगे। इसी मैमल के ही रेंज में हमने ये भी समझा कि कुछ ऐसे लोग थे जो कि उछल उछल के दूर तक देखने की कोशिश कर रहे थे। मे भी ऐसा हुआ होगा कि उनको इस जेनेटिक मॉडिफिकेशन से उनके विंग्स डेवलप हो गए होंगे और वो बर्ड्स बन गए। तो कुछ ये इवोल्यूशन है। लेकिन एक इवोल्यूशन यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो फिश से मैमल की तरफ है। क्यों? क्योंकि इसका एक स्ट्रक्चर है। जैसे फिश है, फिश ब्रीथ कैसे करती है? गिल्स की मदद से। और मैमल्स कैसे ब्रीथ करते हैं? लंग्स की मदद से। तो यहाँ पर जो एक ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुआ कि ब्रीदिंग पैटर्न जो या फिर जो हम ब्रीदिंग ऑर्गन बोल रहे हैं वो पूरा का पूरा चेंज हो गया। उसके बेसिस पर ये रिसर्च कंडक्ट हो रहा था। ठीक है, तो इसलिए अब इनको ये समझ में आया कि इस पूरे स्टडी में जिस हिसाब से आज के ज़माने में क्रैब्स या लॉबस्टर्स होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, मान के चलो जैसे हम इंसान हैं, हम इंसानों को पानी के अंदर अंदर अगर तैरना होगा तो कितने देर तक तैर पाएंगे? 1 मिनट हार्डली। बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं 1.5-2 मिनट कर लेंगे, या फिर कुछ एक्सेप्शनल केसेस होंगे उनका पता नहीं है। इन जनरल मान के चलते हैं 30 सेकेंड्स लोग पानी के अंदर रह सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, खूब सारा सांस अंदर भर लेते हैं और पानी के अंदर सांस रोक के टिके रहते हैं जितनी देर तक टिक पाएँ। ठीक है,
इसी तरीके से जो क्रैब्स या लॉबस्टर होते हैं वो हवा अंदर भरने के जगह, चूंकि वो पानी में रहते हैं तो पानी भर लेते हैं अंदर, और उसी पानी के अंदर ऑक्सीजन रिच वाटर उनके अंदर बाहर ये लोग करते करते वहाँ से ऑक्सीजन डिराइव करते हैं। इसीलिए ये सब बाहर निकल कर आते हैं। जितना देर इनको लगता है कि इनके अंदर स्टोर्ड वाटर काम करेगा, ऑक्सीजन डेवलप होता रहेगा, तब तक तो ठीक है, नहीं तो फिर पानी में चले जाएंगे। तो इसी तरीके से कुछ ये जो गिल्स यहाँ पर पता चला है कि पुराने ज़माने के जितने भी एंशियंट मेरीन क्रीचर्स थे उनके पास भी कुछ ऐसा ही गिल्स हुआ करता था जो कि पानी को इस तरीके से सक कर लेता था और पानी से ही ऑक्सीजन को वो डिराइव करता था, वहाँ से वो लेता था। तो यही इस आर्टिकल में लिखा गया है। अब यहाँ पर एक बात भी ये भी समझना आपकी, जो इनका गिल्स है वो लगभग लगभग 30 माइक्रॉन्स के बराबर है। 30 माइक्रॉन, जिसको नहीं पता उसको बता दूं, जो हमारी हेयर की थिकनेस होती है ना वो 100 माइक्रॉन की होती है। तो इस बात की खुशी भी होती है कि भाई केवल फॉसिल फ्यूल पकड़ के इन लोगों ने उसके 3D मॉडल को भी डेवलप कर दिया और उसके बाद 30 माइक्रॉन्स तक के लंग्स के स्ट्रक्चर को भी पता कर लेते हैं, है ना। तो बहुत ही अजब साइंस धीरे धीरे ग्रो हो रहा है हमारे यहाँ। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर नए फिजिक्स के बारे में। उसके बारे में देखो, हमने अभी कुछ अपने पिछले क्लासेस में एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था कि एक पूरा स्टैंडर्ड मॉडल है इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स का, जिसमें हम लोग कुछ ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स को हम पढ़ते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स को पढ़ते हैं, जो कि कुछ होते हैं मैटर पार्टिकल्स और कुछ होते हैं जो कि फोर्स कैरी करते हैं। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। जो मैटर प्रोवाइड करते हैं किसी भी सब्सटेंस को, वो उनके अंदर होते हैं क्वार्क्स और होते हैं लेप्टॉन्स। हमने पढ़ा था कि इसी तरीके से क्वार्क्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, मेसॉन्स वगैरह होते हैं, और उनमें 3 क्वार्क होते हैं। हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो भी इन्हीं क्वार्क से मिल के बने हैं, उनको हम लोग मेसॉन्स बोलते हैं। और कुछ लेप्टॉन्स थे। क्वार्क जो होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। लेप्टॉन्स जो होते हैं, हमने पढ़ा कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक प्रकार का लेप्टॉन से मिल के बनता है। अब इसी तरीके से इसका इलेक्ट्रॉन का एक भाई है मुऑन, ठीक है। तो ये जो मुऑन है इसी के बारे में रिसर्च हो रही थी। जिस प्रकार से हमें पता है कि भाई कभी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से इनके भाई मुऑन भी हैं, ठीक है। अब इससे एक बात और पता चलती है कि इलेक्ट्रॉन्स चूंकि रिवॉल्विंग होते हैं, है ना, हर जगह, तो ये रिवॉल्व करते करते एक मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप करते होंगे अपने चारों तरफ। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो कि हम अगर इस एलिमेंट्री फिजिक्स वाले फॉर्मूले को लगाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पकड़ सकते हैं कि कितना है। सिमिलरली मुऑन के साथ भी ऐसा ही होगा। मुऑन स्पिन करते हैं, तो इस स्पिन का भी कुछ, स्पिन करने से क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो होती है, तो हमने कैलकुलेट किया, और इस बार कैलकुलेशन जो था वो हुआ फर्मी लैब में। अमेरिका के अंदर ये फर्मी लैब है। वहाँ पर इन लोगों ने बहुत बड़े तादाद में, कुछ 15 मीटर वाइड, ये पूरा एक डायमीटर में 15 मीटर डायमीटर का पूरा एक ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट था, उसमें इन्होंने पार्टिकल्स को कोलाइड कराया और वहाँ से मुऑन के बारे में पढ़ाई की, उसके मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी की और एक नंबर निकाला। नंबर बहुत खतरनाक है इसलिए मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, आपको केवल एसेंस समझना है कि ये जो नंबर आया वो हमारे स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स के नंबर से थोड़ा अलग था। ये डिफरेंस इनके खुशी का कारण बन गया। कैसे? इनको लगा कि भाई अगर ये इनका, देखो बेसिकली इनका ये मानना होता है कि हमारे स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स का ये जो पूरा फंडा है ये गलत नहीं हो सकता, ठीक है, ये बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि ये अभी तक के सभी स्टडीज़ में ये बिल्कुल परफेक्टली फिट होते हुए आया है। इसीलिए इसको बेस मानते हुए कि बिल्कुल सही है। और अगर मुऑन के मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अलग आया है तो इसका मतलब है कि कुछ और पार्टिकल्स हैं, ऑब्वियसली कुछ और पार्टिकल्स हैं जो कि अभी तक हमें मिल नहीं पाए हैं। डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है, जिनके बारे में हमें पता तो है कि वो हैं। वर्चुअल पार्टिकल्स के बारे में हमने पढ़ा था, हमने नेगेटिव पार्टिकल्स के बारे में भी पढ़ा था जिसकी डेंसिटी नेगेटिव होती है। फिलहाल ये सारी चीज़ें आप मत समझो, मतलब ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो कि हैं लेकिन हमें पता नहीं है, तो उनका प्रेजेंस डिनोट करता है ये डिफरेंस कैलकुलेशन में। तो इसीलिए लोग बहुत खुश हैं, इनको समझ में आ गया कि भाई कुछ और है, चलो अब नया फिजिक्स की तलाश में हम निकल जाएंगे। ये क्या है एक्चुअल में? होता क्या है ना कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो वो अपने सराउंडिंग से इंटरेक्ट करती है। सराउंडिंग में होते हैं इनके ऐसे डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, वर्चुअल पार्टिकल्स जो कि आते हैं और गायब हो जाते हैं, जिनको हम पकड़ नहीं सकते जल्दी। तो उनके साथ इंटरेक्ट करने से भी तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया होगा। तो इनका यही मानना है कि इनके इंटरेक्शन से ही मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया होगा, मतलब कि कुछ और पार्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमें पता तो है
बट हम समझ नहीं पाते कि कहाँ से आ रहा है। तो हो सकता है कि इन एक्सपेरिमेंट्स को और फर्दर डिटेल में करने के बाद वो सारी चीज़ें भी इनको मिल जाएँ, जो कि अभी तक एक मिस्ट्री है या फिर एक केवल और केवल हाइपोथेसिस है। ठीक है। इसके बाद हमारा एक आर्टिकल और इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि हाल फिलहाल में हमने प्रारंभ बैच को स्टार्ट कर दिया है। जो भी एस्पिरेंट इसमें इंटरेस्टेड हैं 2022 के प्रिपरेशन के लिए, वो इसको ज़रूर से ज्वाइन करें। एक फुल पैकेज है। हमने अभी स्टार्ट किया है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी हमेशा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारे इस पूरे यूपीएससी प्रिपरेशन का। तो हम अभी 2 मंथ्स तक सारे एनसीईआरटी को कवर करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग हर एक एनसीईआरटी बुक का टेस्ट अरेंज करेंगे। आप टेस्ट दीजिए, एनसीईआरटी के सारे लेक्चर्स देखिए, और आपका 2 मंथ में 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पूरी खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम चलेंगे अपने कोर स्टेज में, जहाँ पर अपने कुछ बेसिक सब्जेक्ट से, फॉर एग्जांपल पॉलिटी, ज्योग्राफी या फिर मॉडर्न हिस्ट्री या फिर कोई भी हिस्ट्री हो, इन सब से हम अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए हम ग्रेजुअली शिफ्ट करेंगे मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स पर, लाइक इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, एथिक्स वगैरह वगैरह। और हम अपने फाइनल एडवांस स्टेज में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर हम स्पेशल आंसर राइटिंग की क्लासेस अलग अलग टेस्ट वीकेंड में हम लोग दे रहे होंगे। और एक बार जनवरी तक में अगर इसको हम वाइंड अप कर लेते हैं, तो इसके बाद हमारे पास केवल और केवल टेस्ट सीरीज़ बचता है, करंट अफेयर्स पढ़ना बचता है, और साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे, बजट, जो भी उस मंथ में आता है हम वो सब कवर करेंगे। तो अपने आप में बहुत फुल पैकेज है। इसके बाद अगर आपका सिलेक्शन मेंस तक भी हो जाता है तो भी हम साथ छोड़ के भागने वाले नहीं हैं। आपका डैफ और डैफ भरने में कोई भी हेल्प चाहिए हो, आपका मॉक इंटरव्यूज़ अरेंज करने हो, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा इस प्रोग्राम के अंदर, प्रारंभ के अंदर। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी प्रिपरेशन प्रोग्राम है। जो भी इंटरेस्टेड है 2022 के प्रिपरेशन के लिए, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको और भी डिटेल चाहिए तो आप video.onlyis.in पर जाके कुछ सैम्पल लेक्चर्स देख सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप हमें info@onlyis.com पे मेल कर सकते हो। हमारा अगला आर्टिकल जो डिस्कशन करने का था, वो शुरुआत में हमने आज भी डिस्कस किया कि एशियन डिज़र्ट समर मॉनसून को इन्हेंस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? देखो, जब भी डस्ट आता है, और डस्ट के पास ना बहुत सारा पावर होता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, आपने मिशन इम्पॉसिबल देखा होगा, जिसमें टॉम क्रूज जाते हैं बुर्ज खलीफा के ऊपर वाला जो पूरा सीन है, वहाँ पर पूरी एक आंधी आती है, डस्ट आती है। तो ऐसे जगहों पर, या फिर आपने इंटरस्टेलर देखा होगा कि जब बहुत बड़े बड़े डस्ट के आंधी आती हैं तो कैसे होते हैं। तो इन सब जगहों पर क्या हो रहा था कि डस्ट हमेशा मॉनसून्स को इन्फ्लुएंस करता है। ये जो हरिकेन्स हैं, ये सब भी किसी न किसी रेन फॉरेस्ट को या फिर उस पूरे क्लाइमेटिक रीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अभी तक की स्टडी ये समझ में आती थी कि भाई डिज़र्ट एक ही तरीके से करते हैं, वे कहीं कर भी हों, वेस्ट डिज़र्ट्स हों, सेंट्रल ईस्ट डिज़र्ट कहीं के भी हों, सब जगह एक ही है। लेकिन अब ये स्टडी थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि इनका कॉम्पोजिशंस अलग अलग होते हैं, इनका बिहेवियर अलग हो जाता है। जो हमारा इंडियन समर मानसून है ना, वो एक्चुअल में जो हमारे वेस्टर्न डिज़र्ट्स हैं, जैसे कि ये अरबियन पेनिनसुला पे आप बात कर सकते हो, या फिर ऊपर ईरान प्लेट्यू पर आप बात कर सकते हो। इन सब जगहों के जो डिज़र्ट्स हैं, जैसे कि आप इस मैप में देखो, ईरान में ये कवीर डिज़र्ट है या फिर लुत डिज़र्ट है। ये सारे जो डिज़र्ट्स हैं ना, ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं। नीचे हमें पता है कि पूरा इधर सहारा डिज़र्ट अफ्रीका वाला तो है ही है, अरेबियन पेनिनसुला में भी कुछ डिज़र्ट्स आपको मिल जाते हैं। इन सब ने किया क्या एक्चुअल में कि यहाँ पर जब गर्मी का टाइम आता है ना, तो ये ईरानियन प्लेट्यू के ऊपर जितने भी हॉट एयर हैं, ये डस्ट पार्टिकल्स के साथ ऊपर उठते हैं, ठीक। और जो सोलार रेडिएशंस होते हैं, वो इन सभी डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स इनको एब्जॉर्व कर लेते हैं और फर्दर हीट डेवलप करते हैं। जब ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, उस केस में ये लो प्रेशर एरिया बन जाता होगा, और लो प्रेशर एरिया बनने से यहाँ पर बारिश की संभावना बढ़ती है, और ये एक्चुअल में पूरा डेवलप होके आता है, सर्कुलेट होके पूरा दूसरे जगह तक पहुँचता है। मतलब कि ये जब एयर प्रेशर चेंज हो गया, यहाँ का एटमॉस्फेयर ने मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया ज़्यादा, चूँकि वो ज़्यादा गर्म था, तो इससे प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल भी बढ़ जाएगा। ये वेस्ट एशिया से डस्ट को पिक करके हमारे यहाँ तक ले आएगा। इस पूरे सर्कुलेशन को इन लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक लूप का नाम दिया। तो यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकती है कि पॉजिटिव फीडबैक लूप वाज रिसेंटली इन न्यूज़।
ये किसके लिए? तो अब पॉजिटिव फीडबैक लूप से कुछ समझ में थोड़ी ना आ रहा है। ये साइंस के टर्म में भी कुछ पूछा जा सकता है कि ये एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए एक गैजेट बनाया गया उससे रिलेटेड है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव फीडबैक लूप हमारे इंडियन मॉनसून से है, और इन्होंने केवल यहाँ तक इसको स्टॉप नहीं किया है। इन्होंने बोला है कि जितने भी और दूसरे दूसरे डिजर्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल चाइना में अगर हम डिजर्ट देखते हैं, जैसे कि टकला मकान डिजर्ट है या फिर गोबी डिजर्ट है, ये ईस्टर्न वर्ल्ड अगर मूव करते हैं ना, तो यहाँ पर भी चेंजेस होते हैं। इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स में भी जो साउथ वेस्ट यूनाइटेड स्टेट है, वहाँ पर भी कुछ डिजर्ट्स हम देखते हैं, वो नॉर्थ अफ्रीकन मॉनसून को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस तरीके से हर एक डिजर्ट किसी न किसी मॉनसून को अफेक्ट करता ही है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझना कि डिजर्ट एक और रीज़न बन सकता है मॉनसून को प्रिडिक्ट करने के लिए। यहाँ पर एक आखिरी आर्टिकल हमारा आता है डिप्थेरिया केसेस से रिलेटेड। देखो, डिप्थेरिया जो है वो कोराइन बैक्टीरियम डिप्थेरिया है। ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से होता है। हाल फिलहाल के दिनों में ऐसा देखा गया कि केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जो एक एवरेज केस हर साल 8,000 का आता था, वो 2018-19 में देखा गया कि ये बढ़ के 16,000 हो गया। और चौंका देने वाली बात या फिर स्टडी करने वाली बात इसलिए भी है कि इस जो डेटा है, ये डेटा का 50% केसेस जो है वो केवल और केवल इंडिया में देखने को मिला है। तो हमारे लिए कंसर्निंग मुद्दा है ना ये। एक्चुअल में होता है कि डिप्थेरिया के जब सिम्टम्स आते हैं ना, तो वो एंजिना, ये इससे स्टार्ट होता है। एंजिना जो है वो यूजुअली एक टेक्निकल टर्म है जिससे हम लोग चेस्ट पेन से रिलेट कर सकते हैं, ठीक। सीने में दर्द उठता है और ये डिप्थेरिया का एक कॉज हो सकता है। इसके अलावा हमको मिलते हैं टॉन्सिलाइटिस, गर्दन में दर्द हो जाता है, कुछ भी निगलने में दिक्कत आती है, सोर थ्रोट हो जाता है, हल्की हल्की सी बुखार भी आने लगती है। और साथ ही साथ जब ये अपने एडवर्स स्टेज पर जाता है तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इसके अंदर वाले एज में, मतलब जो थ्रोट है इसका अंदर वाला हिस्सा थोड़ा सा वाइट कलर का हो गया है। तो इसको बोलते हैं वाइट ग्रे सूडो मेम्ब्रेन, मतलब कि एक झूठी परत इसके ऊपर बनने लगती है थ्रोट के अंदर, जो हमारा फेरिंग्स है या लैरिंग्स है उसके जगह पर। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्वोलन नेक, मतलब कि जो हमारा गला है वो सूज जाता है, फूल जाता है। तो अभी रिसर्चर ने ये समझा है कि चूंकि इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हैं, तो क्या क्लाइमेटिक फैक्टर्स या फिर जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है वो कहीं ना कहीं इसके पीछे क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर रीज़न में क्यों केसेस ज़्यादा मिल रहे हैं। इन सबको पढ़ने के लिए इनका जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है ना, उसके बारे में स्टडी कंडक्ट किया गया। उन्होंने पाया कि ऐसे बहुत सारे ये जो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरियाए हैं, इनके ऐसा हो सकता है कि इन्होंने एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस डेवलप कर लिया हो, और जितने भी दवाइयाँ, मतलब कि जो भी एंटी टॉक्सिन्स हम लोग यूज़ करते हैं, वो इन पे बहुत ज़्यादा कारगर ना होती हो। लेकिन चूंकि डिप्थेरिया एक ऐसी बीमारी है जो कि वैक्सीन से सही हो सकती है, तो इसके लिए वैक्सीन वगैरह तो है ऑलरेडी। जो भी एंटी टॉक्सिन्स होती है, अगर उससे हमने इसको ट्रीट नहीं किया तो क्या होता है, डिप्थेरिया हमेशा हमारे हार्ट मसल्स को इन्फ्लेमेट कर देता है, फुला देता है, जिसको ट्रीटमेंट ना मिलने पर लोगों की मौत भी हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर देखा गया कि इन केसेस को रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो रिसर्चर्स इस आर्टिकल के माध्यम से ये बताना चाह रहे थे कि भाई हमने अभी हाल फिलहाल में ऐसे 18 नए टॉक्स जीन फाइंड किए हैं जो कि चेंज्ड हैं। अब उनके ऊपर थोड़ा सा हम लोग स्टडी कंडक्ट करके उनसे भी लड़ने के लिए कुछ एंटीटॉक्सिन्स बना रहे हैं, ठीक है। तो इस आर्टिकल के अंदर में हमें यही सारी चीज़ें पता होनी चाहिए थी। तो आज के डिस्कशन को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करता हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी इस पूरे डिस्कशन से। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।